अच्छा देखो, ये एमसीक्यू ऐसा है, ये लेबर मार्केट का कल मैंने तुम लोगों को एमसीक्यू कराया था जिसमें मैंने पूरी तुम लोगों को लेक्चर दिया था उस पर। बेसिकली ये वाला, ये एक बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, ये बहुत रिपीट होता है। सही है। अच्छा, एक एमसीक्यू ये वाला बहुत रिपीट होता है जो मैं भी करवा रहा हूँ, ये A2 डायग्राम्स का, ये वाला इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेबर वाला। अभी ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अच्छा देखो, होता क्या है, हमने बचपन से एक ही सप्लाई कर्व पढ़ा हुआ है लेबर का। वो किस तरह का होता है, अपन यहाँ पर लिखते थे वेज। सही है। अपन यहाँ पर लिखते थे क्वांटिटी ऑफ लेबर, यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लेबर आवर्स, कुछ भी लिख सकता हूँ। और मैं सप्लाई कर्व कैसा बनाता था, अपवर्ड स्लोपिंग बनाता था, बेसिक सा सप्लाई ऑफ लेबर। इसमें हमने लॉजिक क्या पढ़ी थी कि भाई जैसे जैसे फॉर एग्जांपल करेंटली मेरी वेज ये चल रही है, मैं पॉइंट ए पे ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, करेंटली मेरी वेज ये चल रही है, जैसे ही मेरी वेज बढ़ती थी तो मैं अपने पहले के मुकाबले में ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाता था। क्यों ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाता था? क्योंकि भाई मुझे वेज ज्यादा मिल रही है, तो मैं अपने आप को ज्यादा अवेलेबल कर रहा हूँ मार्केट में। मैं अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ बाहर से और वर्कर्स आ गए, तो ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है, सप्लाई करके शिफ्ट वगैरह मूवमेंट। तो ये तो हमने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं हम लोग। ठीक है। A2 लेवल पे ना एक और चीज पढ़ाई जाती है, ये O लेवल में भी पढ़ाया जाता है, पर A2 में थोड़ा एडवांस वर्जन है। A2 लेवल में एक लेबर के लिए, देखो अगर मैं एक लेबर की बात करता हूँ ना, तो एक लेबर के लिए एक बहुत की डिसीजन लिया जाता है। सही है। क्या की डिसीजन होता है? लेबर को डिसाइड करना होता है कि भाई इसको दो चीजों में चॉइस करनी पड़ती है। और ये बता दूं, अगर जब मैं चॉइस की बात करता हूं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लाजमी आएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, तो चॉइस का कॉन्सेप्ट मैं जब भी करता हूं ना, तो मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत देखता हूं। अच्छा भाई, अब वर्कर को चॉइस क्या करनी पड़ती है? वर्कर को दो तरह की चॉइस करनी पड़ती है। वर्कर या तो काम करेगा या तो वो आराम करेगा। सही है। वर्कर या तो काम करेगा या तो वो आराम करेगा। सही है। या तो काम करके पैसा कमाएगा या तो आराम करके पैसा कमाएगा। दो तरीके से वो पैसा कमा सकता है, वो डिपेंड करता है उसके लाइफ स्पैन पे। अच्छा भाई, अब देखो सबसे पहला जो अफेक्ट होता है ना एक लेबर का, सबसे पहले एक अफेक्ट लेबर का होता है, वो होता है इनकम अफेक्ट। अब ये इनकम अफेक्ट क्या है? देखो, ये इनकम अफेक्ट वाला इनकम अफेक्ट नहीं है जो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा था, ये वर्कर का इनकम अफेक्ट में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। एक वर्कर का इनकम अफेक्ट क्या होता है भाई? एक वर्कर का इनकम अफेक्ट ये होता है कि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, तो वो पहले के मुकाबले में ज्यादा पैसे कमाता है। सही है। मतलब जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी इनकम किस वजह से बढ़ रही है? उसकी वेजेस के बढ़ने की वजह से। मतलब जैसे जैसे मेरी वेज बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी। अच्छा भाई, अब अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी वेज बढ़ रही है, सही है, मेरी वेज बढ़ रही है और मेरी इनकम भी बढ़ रही है, पर पॉसिबल चांसेस है अगर मेरी वेज बढ़ रही है तो मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। वेज कभी कभार ऐसे ही नहीं बढ़ती, कभी कभार ज्यादा घंटे काम करने पड़ते हैं फिर वेज बढ़ती है। ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया अब तक, मैंने बोला कि अगर मेरी वेज बढ़ेगी तो मेरी इनकम बढ़ेगी। ये तो पक्की बात है कि मेरी इनकम तो बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। पर कभी कभार ये होता है कि अगर आपको आपकी वेज बढ़ रही है ना, तो उस वेज बढ़ने पे आपको काम भी ज्यादा करना पड़ता है, तो आप ज्यादा आवर्स काम करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है, ये तो एक नॉर्मल सिनेरियो है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप हो गया? पॉजिटिव। वेज बढ़ रही है तो आवर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपने ना, जो भी बंदा करियर स्टार्ट करता है ना अपना, जैसे मैंने अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया था, मैंने सोचा था भाई एक इनकम लेवल पे आके काम रोक दूंगा। सही है, कम कर दूंगा। अब सर जरक का देख लो, उन्होंने पैसा कमा कमा के अब काम रोक दिया है। सही है। तो ऐसा ही होता है कि एक पॉइंट पे जब आपकी वेज बढ़ती है ना, एक पॉइंट पे अगर आपको मौका भी मिल रहा होता है पैसे बढ़ाने का, तो आप अपने वर्किंग आवर्स को कम कर देते हो। आप क्यों अपने वर्किंग आवर्स को कम करते हो? क्योंकि आप एक अपनी टारगेट इनकम रीच कर चुके हो। आपने जो बहुत सोचा हुआ था ना बहुत टाइम से कि मुझे इतने पैसे तक कमाना है, तो अगर मैंने अपनी टारगेट इनकम रीच कर ली, तो अब अगर मेरी वेज बढ़ेगी तो मैं अपने आवर्स को कम करता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने तो अपनी टारगेट इनकम रीच कर ली ना। अब अगर मेरी टारगेट इनकम रीच हो गई है, तो मैं क्यों ज्यादा काम करूंगा? मैं अपने काम को अब थोड़ा कट ऑफ करूंगा। तो जैसे जैसे मेरी वेज बढ़ रही है, मैं अपने वर्किंग आवर्स को कम कर रहा हूं। इसका मतलब है अब क्या रिलेशनशिप हो गया? नेगेटिव। तो इनकम अफेक्ट दो तरीके के होते हैं। इनकम बढ़ रही है, किसकी वजह से बढ़ती है? वेज के बढ़ने की वजह से। अगर वेज के बढ़ने से आप अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ा रहे हो तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगर वेज के बढ़ने से आप अपने वर्किंग आवर्स को कम कर रहे हो तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। यहां तक कहानी क्लियर है? इनकम अफेक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये याद रखना। इनकम अफेक्ट कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव किस केस में होगी? जब आप अपनी टारगेट इनकम रीच कर चुके होगे। सही है। नेगेटिव कब होगी? जब आप अपनी टारगेट इनकम रीच कर चुके होगे, उसके बाद जाके आप अपने आवर्स को कम करोगे। अच्छा, दूसरा अफेक्ट क्या होता है? ये अफेक्ट बच्चों को नॉर्मली समझ नहीं आता, सब्सटीट्यूशन अफेक्ट। सब्सटीट्यूशन अफेक्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत आता है। क्यों आता है?
देखो ये जो मैं वर्क एंड लेजर की बात कर रहा हूँ, वर्क एंड लेजर का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब है जो मैं आराम कर सकता था वो मैं नहीं कर रहा, या मैं अभी आराम कर रहा हूँ, जो मैं पैसे कमा सकता था वो अब मैं नहीं कमा सकता। अच्छा, लेट्स से कि मेरी वेजेस बढ़ रही है, लेट्स से कि मेरी वेजेस बढ़ रही हैं। अगर मेरी वेजेस बढ़ेगी तो क्या ये कहना सही है मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी ऑफ लेजर? मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर बढ़ जाएगी, क्या ये मैं कह सकता हूं? अगर अब मेरी वेजेस बढ़ना शुरू होंगी तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर अब अगर मेरी वेजेस बढ़ेंगी ना, तो मैं जो ज्यादा पैसे कमा सकता था वो मैं नहीं कमाऊंगा अगर मैं आराम करूंगा। अगर मैं अभी आराम कर रहा हूं और मेरे को ज्यादा वेजेस ऑफर हो रही है तो इस आराम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बड़ी है। सही है? तो जैसे जैसे मेरी वेजेस बढ़ेगी तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर तो बढ़ते ही जाएगी। तो इस केस में मेरा रिलेशनशिप क्या बन रहा है? पॉजिटिव। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जितनी आपकी वेज बढ़ते जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर उतना बढ़ते जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और इनकम इफेक्ट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। यहां तक कोई मसला है? क्योंकि जैसे जैसे आपकी वेजेस बढ़ती है तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर बढ़ती है, और जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर बढ़ती है तो आपको इंसेंटिव मिलता है काम करने का, आपको इंसेंटिव टू वर्क मिलता है। सही है? आपको काम करने का इंसेंटिव मिलता है। विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। इनकम इफेक्ट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। सही है? ये इसकी लॉजिक है हर केस में। सही है? हर केस में। क्या लिखा हुआ? टारगेट इनकम पर पहुंच गए। टारगेट इनकम का होना ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं आता। सही है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में टारगेट इनकम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सिंपली ये स्टेट करता है कि अगर एक बंदे की वेजेस बढ़ रही है तो उसकी आराम करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी। ये कॉन्सेप्ट है। और इन दोनों का रिलेशन देखा जाता है, वेजेस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। यहाँ पर मेरी वेजेस और आवर्स का रिलेशन देखा जाता है। ठीक है? तो ये बेसिक लॉजिक समझ आई यहाँ तक? अच्छा, मैं अब इस चीज को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, मैं इसी पेज पे कराना चाह रहा हूँ क्योंकि ये चीज तुम लोग के सामने ही हो। ठीक है? तो इसको जरा मैं छोटा करके साइड पे कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं मेन चीज पे बात कर रहा हूँ। देखो अब ग्राफ किस तरह बनता है। लेबलिंग देख लेना और फिर ग्राफ देख लेना। देखो सबसे पहले लेबलिंग क्या है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपनी वेजेस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आवर्स वर्कड। यहाँ पर घंटों के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है? यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ लेबर नहीं देखेंगे, यहाँ पर घंटे देखेंगे कि मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ। सही है? जी जी शिफा, ये इनकम लेजर ट्रेड ऑफ है। ठीक है? तो मैं अपने आवर्स वर्क देखूंगा। अच्छा, एक स्पेशल सप्लाई कर्व बनता है मेरा, जो मैंने नॉर्मल पीछे अपर स्लोपिंग सप्लाई कर्व बनाया ना, वो नहीं बनता। वो नहीं बनता इस केस में। इस केस में मेरा एक बनता है बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। अब ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व का मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। पहले मैं एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बना लेता हूँ। हमने क्या बचपन से पढ़ा हुआ है कि सप्लाई कर्व कुछ इस तरीके से होता है। सही है? हमने इस तरीके से पढ़ा हुआ है। बैकवर्ड बेंडिंग किस तरह होता है कि ये आगे जाके थोड़ा मुड़ जाएगा, ये आगे जाके थोड़ा मुड़ जाएगा। तो ये बेंड हो रहा है पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ बेंड हो रहा है। सही है? पहले ये अपर स्लोपिंग जा रहा है, फिर पीछे की तरफ बेंड होके पीछे चले गया। सही है? अच्छा, फिर इसको करा क्या जाता है? इसको बीच में से काटा जाता है। इसको बीच में से काटा जाता है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन को और अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन को अलग अलग कर देते हैं। सही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन को और अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन को अलग अलग कर देते हैं, और इसको एक और तरीके से भी काटा जाता है। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी इसको काटा जाता है। सही है? मैं तुम लोगों को ये असल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा एमसीक्यूज में किस तरह आता है। अच्छा, ये दोनों मैंने तरीके से काट दिया। अब मैं इंडिविजुअली बात करूंगा हर सेगमेंट की। सही है? लेट्स से मेरी करंटली वेज ये है और एक वेज मेरी ये है। ठीक है? अच्छा, अब मैं सबसे पहले इस सेगमेंट की बात कर रहा हूं जो ये नीचे वाला सेगमेंट है। अब इस नीचे वाले सेगमेंट में मुझे दो चीजें देखनी है। कौन कौन सी दो चीजें देखनी है? सबसे पहले मुझे अपना इनकम इफेक्ट देखना है, सबसे पहले मुझे अपना इनकम इफेक्ट देखना है, और यहां पर मुझे अपना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है। सही है? मुझे यहाँ पर दो इफेक्ट देखने हैं। अच्छा, इन दोनों को मिला के मेरा वेज इफेक्ट बन सकता है। अगर मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, चलो इनको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। इन दोनों को मिला के मेरा वेज इफेक्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को ऐड करूंगा तो वेज इफेक्ट बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा टोटल इफेक्ट क्या होगा? वेज इफेक्ट। सही है? अच्छा, मुझे बताओ यहां से जब मेरी इस पॉइंट से जब मेरी इनकम बढ़ना स्टार्ट होती है तो नोटिस करो, अगर यहां से मेरी वेजेस बढ़ रही हैं, अगर इस पॉइंट पे मेरी वेजेस बढ़ रही हैं तो देखो मैं अपने घंटे बढ़ाए जा रहा हूं, पर यहां पर मेरे घंटे इतने तेजी से नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर मेरी वेजेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। शुरू में जब बंदा करियर स्टार्ट करता है ना, उसकी वेजेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं, एकदम से उसकी नहीं बढ़ती। सही है? तो आहिस्ता 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 वेजेस बढ़ना शुरू होती हैं। जब आपकी आहिस्ता आहिस्ता वेजेस बढ़ना शुरू होती है ना, तो आप बोलते हो कि यार अगर वेजेस बढ़ रही है तो पहले के मुकाबले में ज्यादा काम करना है और पैसा कमाना है। इसका मतलब है कि अगर वेजेस बढ़ने पे आप अपने घंटे बढ़ा रहे हो तो आपका इनकम इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। वेजेस बढ़ने पे
जब आप अपने आवर्स वर्क को बढ़ाओगे तो आपका इनकम इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। तो इनकम इफेक्ट मेरा पॉजिटिव है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी वेजेस बढ़ेगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर बढ़ेगी, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मेरा टोटल वेज इफेक्ट क्या होगा? मेरा टोटल वेज इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। तो पहला वाला सेगमेंट समझ आया? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव, और टोटल वेज इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब मैं दूसरे सेगमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं। अब ये मेरा दूसरा सेगमेंट क्या है? दूसरा सेगमेंट है मेरा ये वाला, सही है। अब दूसरा सेगमेंट में क्या हो रहा है? यहां पर भी मुझे तीन चीजें देखनी है। यहां पर मैं सबसे पहले अपना इनकम इफेक्ट देखूंगा, फिर मैं अपना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखूंगा, और लास्ट में मैं अपना वेज इफेक्ट देखूंगा। अच्छा, अब देखो, अब इस वाली वेज के बाद, अब इस वाली वेज के बाद ना मेरी वेजेस अब तेजी से बढ़ रही हैं। मेरी वेजेस अब तेजी से बढ़ रही हैं, सही है। इस वाले सेगमेंट के बाद मेरी वेजेस अब तेजी से बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो जब मेरी वेजेस तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो फिर भी मैं ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। पर अब नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात यह है कि अभी भी मैं पॉजिटिव ही इनकम इफेक्ट देख रहा हूं। मैं अभी भी पॉजिटिव इनकम इफेक्ट देख रहा हूं, सही है। मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी भी पॉजिटिव होगा, मेरा इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है, मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव है, और मेरा वेज इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा। ये तीनों चीजें पॉजिटिव होंगी। इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा, और वेज इफेक्ट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी भी मैं अपने घंटे बढ़ा रहा हूँ। देखो मसला क्या आता है? मसला ये आता है एग्जाम में कभी कभार, अब देखो ये चीज सुनना, एग्जाम में कभी कभार अगर तुम्हें इस तरह तोड़ के देना, तुम्हें पहले एक ये लाइन बना के दी हुई है और एक ये लाइन बना के दी हुई है, सही है, वो तुमसे पूछता है अलग अलग। तो अगर तुमसे ये बीच वाले सेगमेंट का पूछता है ना, ये बीच वाले सेगमेंट का, तो कभी कभार वो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, कहता है कि ये इनकम अफेक्ट नेगेटिव है, ये कहता है कि ये इनकम अफेक्ट नेगेटिव है, ये कहता है कि ये इनकम अफेक्ट नेगेटिव है, और अब बताओ मेरा वेज अफेक्ट क्या होगा? ये इस इनकम इफेक्ट को नेगेटिव कर देता है। अब ये नेगेटिव इसको क्यों करता है? ये नेगेटिव इसलिए करता है क्योंकि इस पॉइंट पे मेरे आवर्स ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे होते हैं, मेरे वर्किंग आवर्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना काम से भाग रहा होता हूँ। जब मेरी वेजेस बहुत ज्यादा से बढ़ती है ना, तो मैं काम से थोड़ा थोड़ा भागना शुरू होता हूँ, तो मेरा इनकम इफेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली पॉजिटिव ही होता है, पर कभी कभार नेगेटिव हो जाता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, सही है, ये हर बंदे का सेम नहीं होता, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो कभी कभार ये नेगेटिव हो जाता है। तो मेरा एग्जामिनर पूछता है बताओ अब मेरा वेज इफेक्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो अगर मुझे वेज इफेक्ट बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कौन सा स्ट्रॉन्गर है, इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। क्योंकि जब एक चीज नेगेटिव होती है तो मैं टोटल इफेक्ट कैसे दिखाऊंगा? मैं टोटल इफेक्ट इसी तरह दिखाऊंगा ना कि इन दोनों में से अगर कोई एक ताकतवर होगा उसकी तरफ मैं गिरूंगा। तो मैं तुम लोग को बता रहा हूं, इस वाले सेगमेंट में मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है और मेरा इनकम इफेक्ट कम होता है। मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होता है और मेरा इनकम इफेक्ट क्या होता है? कम होता है, सही है। यहां तक क्लियर है कहानी? तो मेरा टोटल वेज इफेक्ट अभी भी पॉजिटिव ही होगा, मेरा टोटल वेज इफेक्ट अभी भी पॉजिटिव ही होगा। अगर इसको मैं नेगेटिव भी कर दूं ना, फिर भी मेरा वेज इफेक्ट पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है इनकम इफेक्ट से। मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है इनकम इफेक्ट से। यहां तक कोई मसला? स्लो जा रहा हूं मैं, रिपीट करना है तो बता दो। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी सेगमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। ये मेरा लास्ट सेगमेंट है, ये मेरा ऊपर वाला सेगमेंट है। ये मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग वाले सेगमेंट पे आ गया हूँ, सही है। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग वाले सेगमेंट में क्या हो रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग सेगमेंट में मुझे वापस अपनी तीन चीजें देखनी है। मुझे एक इनकम इफेक्ट देखना है, मुझे फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है, और मुझे अब वेज इफेक्ट देखना है। मुझे ये तीन इफेक्ट देखना है, सही है। अब देखो ये वेज वन मेरी टारगेट इनकम है, ये वेज वन मेरी टारगेट इनकम है। एक बार जब मैंने टारगेट इनकम अपनी रीच कर ली ना, फिर मैं काम से भागता हूँ। एक बार जब मैंने अपनी टारगेट इनकम रीच कर ली, मैंने जो करियर में सोचा हुआ था, फिर मैं अपने काम से भागना शुरू करता हूँ, सही है। तो देखो, अगर मैं इसके बाद अपनी वेजेस को बढ़ा रहा हूं तो नोटिस करो मेरे आवर्स कम हो रहे हैं, मेरे आवर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे वर्किंग आवर्स अगर कम हो रहे हैं तो मेरा इनकम इफेक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा। मेरा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा, क्योंकि अब काम करने से मैं अपने आवर्स को कम कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी टारगेट इनकम रीच कर चुका हूं। ये मेरी टारगेट इनकम है, मुझे इससे ज्यादा नहीं कमाना है। इससे ज्यादा अगर मैं कमा रहा हूं ना, तो मैं अपने टाइम को फिर कम करूंगा, मैं अपने टाइम को फिर कम करूंगा, सही है। मैं अपनी उस इनकम को मेंटेन करने के लिए, उस इनकम को मैं मेंटेन करूंगा,
और मैं देखूंगा कि हाँ भाई अगर मेरी यहाँ पर इनकम मेंटेन हो रही है तो मैं कितना टाइम अब कम कर सकता हूँ, सही है। तो मैं अपनी इनकम को मेंटेन रखते हुए अपने आवर्स को कम करूंगा, मैं देखूंगा कि मैं कितने घंटे अब कम कर सकता हूँ, सही है। तो इनकम बढ़ने से मैं अपनी इनकम बढ़ने से, वेजेस बढ़ने से मैं अपने आवर्स को अब कम कर रहा हूँ, तो मेरा इनकम इफेक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, सही है। अच्छा उसके बाद अब मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी भी मेरा पॉजिटिव होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी भी मेरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी भी वेज बढ़ने से मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बढ़ी रही है ना, वेज बढ़ने से मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेजर तो बढ़ी रही है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी भी पॉजिटिव होगा। यहां तक क्लियर है कहानी, यहां तक कहानी क्लियर है। अब वेज इफेक्ट, टोटल इफेक्ट पे बात करनी है मुझे, अब टोटल इफेक्ट पे बात करनी है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बार मेरा टोटल इफेक्ट नेगेटिव होगा, इस बार मेरा टोटल इफेक्ट नेगेटिव होगा। मेरा टोटल इफेक्ट इस बार नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि इस बार मेरा इनकम इफेक्ट मेरे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करेगा, इस बार मेरा इनकम इफेक्ट मेरे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करेगा, तो ये नेगेटिव वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो मेरा ओवरऑल आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, मेरा ओवरऑल आंसर भी नेगेटिव होगा। कोई मसला है यहां तक, सही है। तो चीजों को कंक्लूड करते हैं, चीजों को कंक्लूड कर रहा हूं जूम करके। सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ये दो चीजें बताई। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये रट्टा मारना है, और इनकम इफेक्ट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिपेंड करता है कौन सा स्ट्रॉन्गर है, सही है। अच्छा अब पेपर में ये किस तरह टेस्ट करता है मैं ये बता रहा हूं। पेपर में ना ये तुम्हें 3 हिस्सों में काट के नहीं देगा, पेपर में तुम्हें ये 3 हिस्सों में काट के नहीं देगा। हाँ अगर वंस इन अ ब्लू मून इसने काट के दे दिया था, वो बहुत पुराना पेपर है, उसने दो वेजेस को 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। नॉर्मली वो क्या करता है मैं बता रहा हूँ, नॉर्मली वो वेजेस को इस तरह तोड़ता है, ये किसने बनाया, इसने, मैंने एक बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर बना दिया। ये क्या करता है, ये सिर्फ एक सेगमेंट में तोड़ेगा, यहाँ से बीच में से तोड़ देगा, ये बस बीच में से इसको तोड़ के तुम्हें पूछेगा कि बताओ अब क्या चल रहा है, वो उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सही है, उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अब इस डायग्राम में याद क्या करना है तुम्हें, इस डायग्राम में बस ये याद करना है, इस वाले सेगमेंट में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट को आउटवे करता है, इस वाले सेगमेंट में मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है एंड मेरा इनकम इफेक्ट इस वाले सेगमेंट में पॉजिटिव होता है। इस वाले सेगमेंट में मेरा इनकम इफेक्ट मेरे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे करता है, सही है, और इस वाले सेगमेंट में मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी भी पॉजिटिव होगा एंड मेरा इनकम इफेक्ट इस वाले सेगमेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस वाले सेगमेंट में मेरा इनकम इफेक्ट नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया ये टॉपिक, समझ आया ये टॉपिक। अब एमसीक्यू तुम लोग से खुद हो जाएगा, मैं एमसीक्यू तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, ये एमसीक्यू है, पढ़ो भाई, अब मुझे आंसर बताओ इसका, 1 मिनट दे रहा हूँ। सोचो क्या होगा, सी होगा, सही, आधों से ज्यादा ने सी बता दिया। क्यों, होशियारी से एमसीक्यू करना है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, या तो मेरा आंसर सी होगा या तो मेरा आंसर डी होगा। फिर ये कह रहा है कि मेरी वेज रेट अबव ओडब्ल्यू, अगर मैं अबव ओडब्ल्यू जा रहा हूं इसका मतलब है मेरे इनकम इफेक्ट ने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को आउटवे कर लिया, इस सेगमेंट में मेरा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा और इस सेगमेंट में मेरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मेरा आंसर क्या होगा, सी। ये एमसीक्यू क्लियर है। अच्छा अब देखो इस तरह के एमसीक्यू बहुत आएंगे, ये नेगेटिव समझ नहीं आया मुस्तफा, मैंने अभी तो पीछे नेगेटिव बताया कि मेरे ऊपर वाले सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है क्योंकि वेजेस बढ़ने पे मैं अपने आवर्स को कम करता हूँ, मेरी वेजेस बढ़ने पे मैं अपने आवर्स को कम कर रहा हूँ। तो इस वाले एमसीक्यू में देखो ना, मेरे अगर मेरी वेजेस बढ़ती है ऊपर, तो नोटिस करो मेरे आवर्स कम होते जा रहे हैं, मेरे घंटे कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब है मेरा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा, सही है। अच्छा अब देखो इस एमसीक्यू पे मैंने टाइम क्यों लगाया है, क्योंकि ये बहुत आता है, हर पेपर में ये एक एमसीक्यू तो आता ही आता है। अब इसको अलग अलग वर्डिंग में पूछता है, कभी कभार डायग्राम नहीं बना के देगा, थ्योरी में पूछेगा, कभी कभार ये तुम लोग को बीच में से 2 बार काट के दे देगा, तो मैंने हर तरीके का क्लियर कर लिया है। कभी कभार ये तुमसे ये पूछेगा, बताओ कि वेज के ऊपर इनकम इफेक्ट आउटवे कर रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आउटवे कर रही है इनकम इफेक्ट, तो ये सब मैं चीजें तुम लोग को बता चुका हूँ, इस तरह से इसकी टेस्टिंग होती है। बस अब ये ट्राई कर लेना लेबर मार्केट के टॉपिकल में जाके, ये सारे एमसीक्यू हो जाएंगे तुम लोगों को, मैंने हर एरिया कवर कर लिया, ठीक है। तो ये 218 हमारा हो गया। अच्छा इसके बाद वाले हल्के हल्के एमसीक्यू में वापस हल्के एमसीक्यू पे आ जाते हैं। 219 क्या बोल रहा है, 219 एमसीक्यू बोल रहा है, इन द डायग्राम D1 and S आर द इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर बिल्डिंग वर्कर्स, वर्कर का ग्राफ है, सही है। तो यहाँ पर वेज लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ लेबर लिखा हुआ है। अच्छा इफ द डिमांड फॉर द लेबर वर्कर्स इंक्रीज टू D2,
सही है। हाउ मच डज द इकोनॉमिक रेंट अर्न बाय वर्कर्स राइस। अच्छा सिंपल, चल के गूगल ड्राइव पे मनी पा। अच्छा सिंपल एमसीक्यू है। ये मेरा सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व के ऊपर वाला हिस्सा मेरा इकोनॉमिक रेंट होता है, नीचे वाला हिस्सा मेरा ट्रांसफर अर्निंग होता है। सही है। अगर मैं अपना ओरिजिनल वाला देखूंगा तो मेरी ओरिजिनल वेज ये थी और क्वांटिटी ये थी, तो मेरा इकोनॉमिक रेंट इतना था और मेरा ट्रांसफर अर्निंग इतना था। सही है। अच्छा जैसे ही मेरी वेजेस बढ़ी तो मैं अब आ गया ई पे और मैं आ गया इधर। अच्छा तो मुझे बताओ मेरा एरिया ऑफ द सप्लाई कर्व अब क्या आ रहा है, मेरी एरिया ऑफ द सप्लाई कर्व अब ये वाला आ रहा है। तो इकोनॉमिक रेंट मेरा ये ऑरेंज वाले पोर्शन से बड़ा है, तो ऑरेंज वाले पोर्शन की फीस क्या है, ये वाली TXZU, TXZU। सही है। तो मेरे इकोनॉमिक रेंट की ये बन गई। सिंपल एमसीक्यू तो समझ आ गया। ठीक है। अच्छा 220 बहुत सिंपल एमसीक्यू, खुद बता सकते हो क्या बोल रहा है। प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट करना है, एलोकेटिव एफिशिएंसी। MC इक्वल टू प्राइस, दूसरे लफ्जों में कह सकता हूँ MC इक्वल टू AR। सही है। MC इक्वल टू AR, MC इक्वल टू AR कहाँ पर है, यहाँ पर। तो मेरा आउटपुट कौन सा होगा। इनिशियली मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग हूँ तो मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था W पे, तो मैं W से Y पे आऊंगा, मैं W से Y पे आऊंगा तो मेरा C होगा। पहले मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म था तो मैं MC इक्वल टू MR पे ऑपरेट कर रहा था और मेरी क्वांटिटी ये थी। अब मैं एलोकेटिव एफिशिएंसी पे आ गया हूँ तो मेरी क्वांटिटी ये हो गई है, तो मेरी क्वांटिटी कितने से बढ़ी, W से Y। तो आंसर क्या होगा, C। सही है। बेसिक एमसीक्यू बहुत सिंपल था। अच्छा अब ये वाला एमसीक्यू थोड़ा सा तंग करता है बच्चों को, पहले खुद देख के बताओ क्या लग रहा है आंसर। आंसर क्या लग रहा है इसका। चलो आंसर तुम लोगों को पता है, और आंसर दो मुझे पता चले। अच्छा अब तक सब सी बोल रहे हैं। कोई है जैसे समझ नहीं आ रहा है ये, तो मैं कर रहा हूँ फिर। भाई देखो मिरर पिक्चर से होगा ये मिरर पिक्चर से होगा। ये MPAP लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पर मैंने लिख दिया लेबर, यहाँ पर MC और ABC आता है, यहाँ पर मैंने लिख दी क्वांटिटी। मेरी मार्जिनल प्रोडक्ट इस तरीके से बनती है, फिर ये मेरी एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर आती है। सही है, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर मैं एक मैक्सिमम से एक लाइन नीचे खींचता हूँ, फिर मैं यहाँ से एक लाइन नीचे खींचता हूँ। सही है। तो ये पॉइंट पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे, इस पॉइंट पे मेरा एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम पे। अच्छा एक और चीज याद करा रहा हूँ, परफेक्ट कंपटीशन में, परफेक्ट कंपटीशन में मेरा सप्लाई कर्व क्या होता था। अगर ये मेरी MC खींची हुई है और ये मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो मेरी प्रोडक्शन यहां तक होती थी। ये एक फर्म का लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट होता था, ये एक फर्म का लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट होता था। अगर इससे ऊपर मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चली जाएगी तो मैं अपनी प्रोडक्शन बंद कर दूंगा। इसका मतलब है कि ये मेरा लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट है, यहां से मेरी क्वांटिटी निकल रही है। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर मैं ऑपरेट करता हूं, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट है वहां पर मैं ऑपरेट करता हूं, तो फिर मैं ये कहता हूं कि मेरा MC इक्वल टू सप्लाई है। क्योंकि मेरा MC और सप्लाई सेम रिलेशनशिप शो करता है। मेरा सप्लाई कर्व मुझे क्या शो करता है, मेरा सप्लाई कर्व मुझे ये शो करता है कि भाई अगर करंटली सप्लाई ये चल रही है तो इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी लगा रहा हूँ, इस प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी लगा रहा हूँ। तो मेरा MC भी तो ये शो कर रहा है, इस प्राइस पे मेरी इतनी क्वांटिटी है, इस प्राइस पे मेरी इतनी क्वांटिटी है, इस प्राइस पे मेरी इतनी क्वांटिटी है। तो मैं हर पॉइंट पे कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं हर पॉइंट पे कोई ना कोई प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो मार्जिनल कॉस्ट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे मेरे सप्लाई कर्व जैसे ही होते हैं। पर एक चीज हमेशा याद रखना, बच्चे अक्सर एक चीज लिख देते हैं कि मेरा MC इक्वल टू प्राइस होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट सॉरी, मेरा MC इक्वल टू सप्लाई होता है, ये स्टेटमेंट एग्जामिनर गलत बोलता है। इसकी वजह क्या है, आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हो। हाँ मैंने माना कि मेरा देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ, हाँ मैंने माना कि मेरा MC इक्वल टू सप्लाई होता है, पर MC इक्वल टू सप्लाई होता है अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे वाला हिस्सा मेरा सप्लाई कर्व का पार्ट नहीं है, क्योंकि जहां पर मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा वो मेरे सप्लाई कर्व में काउंट नहीं हो सकता।
ठीक है, तो सप्लाई कर्व क्या है मेरा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पूरा ऊपर वाला हिस्सा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पूरा ऊपर वाला हिस्सा। यहां तक कोई टेंशन, यहां तक कोई टेंशन? ये लॉजिक क्लियर है तो एमसीक्यू समझ आ जाएगा, सही है। अच्छा, तो अब वापस इस ग्राफ में आ जाते हैं। अब अगर मुझे अपना एवरेज ओ मार्जिनल कॉस्ट बनाना है तो मैं किस तरह बनाऊंगा, यहां से भी एक लाइन खींच देते हैं। तो मैं अपना मार्जिनल कॉस्ट किस तरह बनाऊंगा, पहले बनाऊंगा, फिर ये नीचे जाएगा और फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट आ गई। जैसा मार्जिनल प्रोडक्ट बनता है वैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बनता है, सिंपल, ठीक है। तो ये मेरे मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है। अच्छा भाई, फिर जिस तरह का मेरा एवरेज प्रोडक्ट बनता है उसी तरह से मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनेगा। तो मैं अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लेट से मैं इस तरह की से बना देता हूँ, ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है और ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया, सही है। इस पॉइंट पे मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पे होती है, इस पॉइंट पे मेरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पे होती है। सर एमपीएल इंटू एमआरपी होता है तो एमआरपी शुड बी एमपीएल एज एमआर इज 1। हाँ तो सही है, ठीक है। पर लॉजिकल बेस्ड पता, लॉजिकल बेस्ड देखना है, ठीक है। लॉजिक से करो ये एमसीक्यू। भाई देखो टोट के हर एमसीक्यू के होते हैं, पर मैं तुम्हें लंबे तरीके से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि तुम गलती की कोई गुंजाइश ना हो, ठीक है। तो मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम आ गया यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा ये वाला सेगमेंट, सप्लाई कर रहा है, अगर मेरा ये वाला सेगमेंट सप्लाई कर रहा है, ये मानते हो, यस लिख दो जल्दी, क्या मेरा ये वाला सेगमेंट सप्लाई कर होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वाला, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वाला एरिया सप्लाई कर होगा। फिर ऑब्वियस सी बात है, एवरेज प्रोडक्ट के नीचे वाला हिस्सा मेरा डिमांड कर होगा, एवरेज प्रोडक्ट के नीचे वाला हिस्सा मेरा डिमांड कर होगा। समझ आई ये चीज, कोई मसला? ये इस तरीके से होता है, समझ आ गया? तो ये टोट का है करने का, ये वाला हिस्सा अगर सप्लाई कर रहा है तो ये वाला हिस्सा भी डिमांड कर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 221 का, 221 का आंसर होगा सी, डेट इज के एल, ये वाला हिस्सा। समझ आ गया? भाई हमारा अगर ये वाला हिस्सा सप्लाई कर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर वाला हिस्सा सप्लाई कर रहा है, तो एवरेज प्रोडक्ट के नीचे वाला हिस्सा मार्जिन प्रोडक्ट होगा, क्योंकि मैं प्रोडक्शन उस पॉइंट पे कर रहा हूं ना। अच्छा भाई, तो मेरी प्रोडक्शन स्टार्ट ही यहां से होती है। तो ये भी हो गया 221। अच्छा यार देखो ये वापस आ गया, ये आ गया 222। अब ये वाला एमसीक्यू बहुत आसान है यार, ये वाला एमसीक्यू तुम लोग ट्राई करो, मैं जब तक अपना चार्जर लगा रहा हूँ। भंडा मार रहे हो कोई? अब मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, वापस ये चीज रिपीट करवा रहा हूँ, तुम लोग साले नहीं समझोगे ये वाला एमसीक्यू। इसके नीचे मैंने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बना दी, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज नहीं वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, फिर इसको मैंने 20 में से तोड़ दिया, वापस बता रहा हूँ सारी चीजें। ये मिड पॉइंट पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे होगी। अच्छा, एवरेज पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, अगर मैं ओरिजिन से लाइनें खींचूंगा और मैं एवरेज, ये टोटल कॉस्ट है, अगर मैं ओरिजिन से अपनी सीधी लाइन खींचता हूँ और एवरेज ये टोटल कॉस्ट से काट के जाता हूँ तो ये एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है। और अगर मैं ओरिजिन से अपनी लाइनें खींचता हूँ और मैं वेरिएबल कॉस्ट से काट के जाता हूँ
ओरिजिन से लाइन खींच रहा हूँ और अगर वेरिएबल कॉस्ट से काट के जा रहा हूँ तो इस पॉइंट पे तकरीबन मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। सही है, अब बता दो आंसर क्या है। एवरेज टोटल कॉस्ट Q2 पे मिनिमाइज नहीं हो रहा है, Q3 पे हो रहा है। देखो मैंने लाइन खींची तो है। अब क्या होगा आंसर, तो डी तो नहीं हो सकता, डी तो हो ही नहीं सकता। सामने तुम्हारे आंसर है सामने। ए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमाइज एट OQ3। अगर OQ3 पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगी? अगर OQ3 पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहां से होगा? हाँ, बी होगा आंसर इसका। मार्जिनल कॉस्ट एट मिनिमाइज्ड एट OQ1, ये मिड पॉइंट से इसको जो मैं काटता हूँ। सही है, समझ आ गई? ए क्यों नहीं? फिजा, अगर Q3 पे मेरी एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम हो रही है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वहां पर मिनिमम कहां से होगी? एवरेज मिनिमम कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उसके पीछे मिनिमम पे होगी। तो यहाँ पर दिख तो रहा है साफ साफ एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम हो रही है। नहीं मामा, MPL जब मैक्सिमम पे होता है तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, मैक्सिमम पे नहीं होता। समझ आ गया? आगे बढ़ रहा हूं मैं। 223, द डायग्राम शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स ऑफ अ मोनोपोली। मोनोपोली है। अगर मैं OX पे ऑपरेट कर रहा हूं, अगर मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा हूं तो ये कौन सा एम होता है मेरा? ये MR0 है। और जब MR0 होता है तो TR क्या होता है? मैक्स। तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन है, सी होगा इसका आंसर। सही है, टोटल रेवेन्यू कह दो या सेल्स रेवेन्यू कह दो, एक ही बात है। ठीक है। अच्छा, सिंपल बेसिक, बहुत बेसिक MCQ था। 24, ये भी बहुत सिंपल है। अगेन मोनोपोली, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मोनोपोली, तो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं MC/MR पे, सिंपल सी बात है। What measures the total monopoly profit made by the firm? टोटल मोनोपोली प्रॉफिट, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा तुम लोग। अच्छा देखो, चलो आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, गलत बोल रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता। मुझे बताओ मेरा टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू की बता दो, जिस तरह AS में नहीं बताते थे। टोटल रेवेन्यू की क्या है मेरी? अगर मैं लेट से, चलो की नहीं बनाते, शेड कर लेते हैं, यहाँ पर अल्फाबेट्स नहीं दिए हुए, यहाँ पर अल्फाबेट्स नहीं दिए हुए। तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? ये वाला पूरा एरिया मेरा टोटल रेवेन्यू है। ये वाला पूरा एरिया मेरा टोटल रेवेन्यू है। सही है। मेरी कॉस्ट क्या है? प्राइस के नीचे वाला पूरा हिस्सा मेरा रेवेन्यू है। मेरी कॉस्ट के नीचे वाला पूरा हिस्सा क्या होगा? मेरी कॉस्ट होगी। ये देखो मैं अलग कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो पूरा इसके नीचे वाला एरिया है, ये जो के के नीचे वाला पूरा एरिया है ना, ये मेरी कॉस्ट है। के नीचे वाला पूरा एरिया मेरी कॉस्ट है। तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा भाई? मेरा प्रॉफिट ये वाला एरिया होगा। ये वाला एरिया पूरा मेरा प्रॉफिट होगा। तो अगर इसको मुझे कैलकुलेट करना है, मैं किस तरह करूंगा? मैं जे के का गैप जो है, ये वाला गैप, ये वाला, ये प्राइस और कॉस्ट, मैं प्राइस और कॉस्ट को पहले माइनस करूंगा। मैं प्राइस और कॉस्ट को पहले माइनस करूंगा, फिर मैं इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? डी, दैट इज जे के मल्टीप्लाई बाय OQ। OQ का मतलब क्या है? ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, ये शशके में लिखा हुआ है इसमें। सही है। तो जे माइनस के करूंगा, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि ये वाला एरिया है। अगर जो मुझे जे के बोल रहा है ना, तो आप पर यूनिट बता रहे हो, टोटल मांग रहा है ये, टोटल मांग रहा है। नहीं, एम नहीं होगी, एवरेज कॉस्ट के नीचे वाला हिस्सा कॉस्ट होता है ना, तो यहां से देखूंगा कॉस्ट। जो बच्चा जे के बोल रहा है वो पर यूनिट प्रॉफिट बोल रहा है, पर यूनिट प्रॉफिट नहीं मांग रहा है वो। सही है। वो टोटल प्रॉफिट मांग रहा है, तो अगर टोटल प्रॉफिट मांग रहा है तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है। तो जे के पर यूनिट है, जे के मल्टीप्लाई बाय OQ टोटल है। ठीक है सर ना, ये एम नहीं हो सकता क्योंकि एवरेज कॉस्ट के नीचे वाला हिस्सा पूरा ये कॉस्ट होगा। अच्छा 226, ये देख लो। द डायग्राम shows perfectly competitive firms average product of labor
एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व्स। सही है, परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है, सही है, याद रखना। ये द मार्केट प्राइस ऑफ द फर्म इज $1, ठीक है। हाउ मेनी वर्कर्स विल द फर्म एम्प्लॉय एट अ वेज ऑफ OW? कितनी हायरिंग करूंगा भाई, बता दो। इसको थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे आऊंगा ना, ON3, जहां पर मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू MRP। तो आंसर क्या होगा? ON3। सही है, सिंपल MCQ। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करूंगा। आगे बढ़ रहा हूं, देख लो एक बार। ठीक है, सिंपल MCQ 227। लेबर कर्व है और एक वेरिएबल इनपुट है लेबर, तो इसका मतलब है ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है, तो ये शॉर्ट रन का टोटल प्रोडक्ट बना हुआ है। तो पहले देखो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, सही है, और फिर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट कौन सी लॉजिक से बनता है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स की लॉजिक से बनता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? वेरिएबल प्रोपोर्शंस। क्योंकि एक वेरिएबल फैक्टर पे पूरी गेम देख रहे होते हैं ना, तो वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, आसान है MCQ। उसके बाद बहुत सिंपल MCQ है, ये तो खुद बता दो भाई। डेट वेट लॉस मांग रहे हैं, S2 जा रहा हूँ। एक मोनोपली करती है ना, ये सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करती है, तो ये वाला डेट वेट लॉस आ जाता है फिर। JKM होगा, ट्राइंगल बनता है, तो C होगा। सही है, सप्लाई का कुछ रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है, फिर सिंपल MCQ। अच्छा भाई 229। यार देखो ये, चलो ये भी सिंपल है। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एलोकेटिव की बात कर रहा है। एलोकेटिव का क्या मतलब है? MC इक्वल्स टू प्राइस, सॉरी MC इक्वल्स टू प्राइस, और मैं कह सकता हूँ MC इक्वल्स टू AR। ये भी आसान MCQ है, तो इसका आंसर क्या होगा? MC इक्वल्स टू प्राइस, ये OZ पे आ रहा है, OZ पे आ रहा है। इस पॉइंट पे मेरी MC और AR इक्वल है ना, और AR को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? प्राइस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा D। सिंपल MCQ था वापस, जो आसान MCQ उस पर मैं भगा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा 229 भी हो गया, फिर क्या है? 230। अगेन एक सिंपल MCQ है। ये एक मेरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बनी हुई है, और इसके ऊपर एक मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बना हुआ है। इसके ऊपर मेरा एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बना हुआ है, तो क्या आंसर होगा? ए होगा। नहीं, हाँ JLN, हाँ ए होगा, 230 का ए होगा, JLN। बी नहीं हो सकता, JLM नहीं हो सकता, ये मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट नहीं है, ये नहीं है मेरा, ये वाला लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मेरा SRAC बना हुआ है। सही है, ए भी नहीं हो सकता, सही है, ए नहीं हो सकता, और क्या बोल रहा है? बी, सही है, तो बी होगा, ठीक है। नहीं, ए होगा, सॉरी, ए, JLN ए होगा। इसको मैं मिटा के दिखा रहा हूँ एक बार, देखो इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, ऐसे जानबूझ के इस तरह का बनाया हुआ है। इसने बोला भी है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बने हुए हैं, तो आपको ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि शॉर्ट रन कौन सा है, लॉन्ग रन कौन सा है। सही है, तो आंसर मेरा ए होगा, क्योंकि ये JLN जो है ये मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, और इसके ऊपर हमेशा मेरा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बना हुआ होता है। सही है, तो दिस इज माई LRAC, और ये मेरा SRAC, तो मेरा आंसर क्या है? ए। अच्छा भाई आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ जाए आगे।
अच्छा फिर क्या है 231 परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर है. Which segment of a curve shows the quantity that the firm would be willing to supply at the market in the short run? MC इक्वल टू सप्लाई वाली सवाल है ये. MC इक्वल टू सप्लाई वाला सवाल है ये. तो कौन सी रेंज होती है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बाद वाली रेंज होती है. आंसर क्या होगा? सी. अभी पीछे बताया है ये. ये 231 भी सिंपल आसान एमसीक्यू है भाई. वापस वही वाला एमसीक्यू आ गया. मैं वापस इस डायग्राम को पूरा करके दे रहा हूं. ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट, इसको मैंने मिड पॉइंट से काट दिया. इस पॉइंट पे मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होता है, मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे होता है. ओरिजिन से अगर मैंने लाइन खींची और वो टोटल कॉस्ट को टेंजेंट मार रही है तो इस पॉइंट पे मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम पे होता है. ओरिजिन से मैंने लाइन खींची वेरिएबल कॉस्ट को टेंजेंट मार रही है तो इस पॉइंट पे मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पे होता है. अब आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा सी. ठीक है. तो वैसे आपने मेरी क्लास पिछली नहीं ली थी क्या? ये मैंने 180 टू 191 वाला जो एमसीक्यू सेशन था ना, 180 टू 191 वाला, अगर ये सीखना है ना तो 180 टू 191 वाला एमसीक्यू सेशन है, वीडियो अपलोडेड है, वो देख लेना. इसमें मैंने ये पूरी लॉजिक के साथ पढ़ाया है. सही है. तो अभी मैं खाली एमसीक्यू कराने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ. सही है. अगर इसको सही तरह पढ़ना है तो 180 से 191 वाली एमसीक्यू की वीडियो देख लेना. जिसको जो मेरी क्लास में थे उनको समझ आ गया ये? देखो ये कितना रिपीट हो रहा है. ये एमसीक्यू बहुत रिपीट होता है. 233. In the diagram, the imposition of a tax on a commodity causes its supply curve to shift from S1 to S2. ठीक है भाई. ये तो रिपीट हुआ है भाई. ये तो अभी करवाया है मैंने. 233 मैंने अभी करवाया है. सही. ये भी रिपीट हुआ है, अभी करवाया है. एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ये वाला था. अच्छा ये देख लो, एक थ्योरी ऑफ डिमांड का एमसीक्यू भी आ गया. इनिशियली मेरी बजट लाइन कितनी थी? जे के. कह रहा है कि इनिशियली हम जे के पे थे और मैं जी एच पे शिफ्ट हो रहा हूँ. तो जी एच पे शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि गुड वाई की मेरी औकात बढ़ रही है और गुड एक्स की औकात गिर रही है. गुड वाई की औकात बढ़ रही है, गुड एक्स की औकात गिर रही है. तो पॉसिबल चांसेस है कि मेरी गुड वाई की प्राइस गिरी होगी. पॉसिबल चांसेस है मेरे गुड वाई की प्राइस गिरी होगी. क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब प्राइस गिरेगी तभी तो मैं इसको ज्यादा कंज्यूम करने के लिए मेरी औकात बढ़ेगी. ये जे से जी जाने का मतलब क्या है? मेरी गुड वाई की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है. अच्छा मसला ये हुआ है कि मेरी गुड एक्स की भी कंजम्पशन गिरेगी. ये कंजम्पशन नहीं गिर रही है, तो मेरी औकात गिर रही है. तो प्राइस तो मेरी गुड वाई की डिक्रीज हुई है, पर मैं गुड वाई को ज्यादा खरीद रहा हूँ. ठीक है, खरीद सकता हूँ. पर गुड एक्स को मैं कम क्यों खरीद सकता हूँ? पॉसिबल चांसेस है मेरी इनकम भी गिरी होगी. तो इसका आंसर होगा ये. पॉसिबल चांसेस है मेरी इनकम भी गिरी होगी, तभी मेरी गुड एक्स की भी औकात गिर गई है. सही है. तभी मेरी गुड एक्स की भी औकात गिर गई है. अच्छा भाई. तो 235 इस पर इतना टाइम नहीं लगाना, हो गया. जो आसान है उसको मैं रोक रहा हूँ. ये भी होगा आसान, बहुत आसान एमसीक्यू है. मैक्रो का है यार. ये मैक्रो का है, तुम लोग को याद हो टैरिफ ना हो, मैं छोड़ रहा हूँ ये वाला फिलहाल. एक बार जब A2 में पढ़ लो ना ये, फिर वो करेंगे. 237 में तुम लोग को करा चुका हूँ. पर ये इस बार इसने सवाल को चेंज किया है. इसने इस बार सवाल को चेंज किया. इसने बोला नॉट करेक्ट. मैं कल के सेशन में मैंने कराया ये सवाल, पर इसने बोला नॉट करेक्ट. इस पे फोकस करना, नॉट करेक्ट. द फर्म इज एम्प्लॉइंग द लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स टू प्रोड्यूस OQ. ये सही स्टेटमेंट है. मैं क्वांटिटी क्यू को कम से कम कॉस्ट में बना रहा हूं. इससे कम कॉस्ट में मैं क्वांटिटी क्यू को नहीं बना सकता, क्योंकि ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है. द फर्म इज ऑपरेटिंग बिलो इट्स मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल. बिल्कुल सही बात बोल रहा है. मेरा मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल तो इस पॉइंट पे, तो ये भी सही बात है. अच्छा भाई, ये सही बात है. बिलो द फर्म इज प्रोड्यूसिंग एट इट्स कॉस्ट मिनिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट. बिल्कुल गलत. कॉस्ट मिनिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट मेरा ये वाला है, MES. ये बिलो अबव कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा है. किसने बोला है? ये एमर ने. एमर ये डायग्राम के हिसाब से बोल रहा है. डायग्राम के हिसाब से पीछे है ना ये. बिलो बोल रहा है. अगर अबव होता तो आगे होता. सही है. ऑप्टिमम होता है. हाँ. द फर्म इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट OQ एट इट्स मिनिमम कॉस्ट. बिल्कुल सही बात बोल रहा है. इस क्वांटिटी क्यू को मैं इससे कम कॉस्ट में नहीं बना सकता.
तो मेरे सारे ऑप्शन सही है फिलहाल इस वाले ऑप्शन के, सी। तो सी मेरा करेक्ट आंसर है, जो कि नॉट करेक्ट है। ये नॉट करेक्ट है, इसको समझना। ये एमसीक्यू में बच्चे ये नॉट नहीं पढ़ते और कर देते हैं। सही है, नॉट करेक्ट है, वर्ड पे फोकस करना। कैलकुलेशन पे आ रहा हूँ 5 मिनट में, एक और एमसीक्यू करा दो। ये मैंने करा चुका हूँ, ये भी। चलो एक काम करते हैं, 237 तक मैंने कर लिया ना।